नमस्कार, मैं हूँ शर्बानी और मैं आज हूँ ऐसे ही सिंगर के साथ जिनके साथ मुझे बचपन से एक मिलने का सपना था, जिनके गाने सुने थे मैंने सिर्फ रेडियो में। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज उनके साथ बैठी हूँ और मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। आज के दिन में सबको पता है कि आज लता दीदी की पुण्यतिथि है और मैं उनसे जानना चाहूंगी, और लता दीदी के वो बहुत करीब थे, उनका करीबी रिश्ता है, तो मैं उन्हीं से ही पूछना चाहूंगी कि लता दीदी के बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में, कि उनका कैसा रिश्ता था। तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं उनका परिचय दे देती हूँ। जिनके गाने सुने थे मैंने बचपन पे, तुत्तू तू तुत्तू तारा, सरकायलो खटिया, ये गाने सबके दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। ये गाना सुनते ही बस पैर थिरकने लगते हैं। उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। आज मैं हूँ पूर्णिमा श्रेष्ठा दीदी के साथ में। तो नमस्ते पूर्णिमा दीदी। नमस्कार दीदी, आप बताइए कि आपसे लता दीदी का कैसा रिश्ता था। उनका एक ऐसी मेमोरी बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत पास में है, आप हमेशा उन्हें याद करते हैं उन मेमोरी के साथ। मैं उन्हें माँ कहती थी। मैं आज भी उनका नाम लेने से सहमती हूँ, लेकिन क्योंकि लोग कभी कभी नहीं समझते, इसीलिए मैं उन्हें समझाने के लिए कहती हूँ कि मैं लता माँ का जिक्र कर रही हूँ। तो माँ से मैं मिली थी 1971 में, 1971, जब मैं अपनी जिंदगी का शायद दूसरा या तीसरा गाना गा रही थी कल्याण जी आनंद जी के लिए। वो एक फिल्म बनी थी जॉय बांग्लादेश। अच्छा। ये एक बहुत ही हमारे जमाने के, अब यही कहूंगी मैं, बेहतरीन और नामचीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर IS जौहर साहब थे। जी जी। तो वो ये फिल्म बना रहे थे। उस वक्त बांग्लादेश वॉर जो चला था, तो उस सब्जेक्ट पर ये फिल्म बना रहे थे, जॉय बांग्लादेश। और उसमें मुझे बिल्कुल मतलब रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले कल्याण जी अंकल ने बताया कि तुम्हें उनके साथ गाना है, लता माँ के साथ। तो मैं पहुंची हमारे मुंबई के फेमस स्टूडियो में, जो तारदियों में हुआ करता था। आज वहाँ एक्सिस बैंक बना है। और बैठी कल्याण जी अंकल के साथ रिहर्सल्स कर रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, जो मेरी पहली याद है। दरवाज़ा खुला, पहले तो ऐसा हुआ कि पिन ड्रॉप, सडनली, अचानक, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। और मैं भी सोचने लगी कि हुआ क्या। और एक मतलब बहुत ही क्लियरली पायलों की आवाज आने लगी, छम छम छम। करीब आई, और क्योंकि क्या था कि वो एक बड़ा सा रूम था जहाँ सिंगर्स बैठते थे, खड़े होकर गाते थे। फिर एक और बड़ा रूम था जहाँ सारे म्यूजिशियंस बैठते थे, और दोनों रूम्स के बीच में कांच का एक दरवाजा था जो बंद किया जाता था, क्योंकि लाइव होती थी रिकॉर्डिंग्स उस वक्त। अब जिस रूम में हम बैठते थे और जहाँ से हम गाते थे, वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था, और उसके बाहर से एंट्रेंस, सीढ़ियाँ थी, एक छोटा सा ऐसे सिटिंग रूम टाइप्स था, और सीढ़ियाँ थी, और वहाँ से वो उस रूम के लिए, तो वहाँ से वो आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और मैंने देखा एक पाँव अंदर आया, उस पे एक सोने की पायल थी। पहले तो नज़र उस सोने की पायल बनी गई, और उसके बाद जब नज़र ऊपर उठाने की हिम्मत की, तो मैंने उस हस्ती को अपने सामने पाया। तुम बिलीव नहीं करोगी शर्बानी, इस महान कलाकार जो मेरा खुदा था, है और हमेशा रहेगा। मैं जब शर्बानी 3 या 4 साल की थी, क्या मेरे पिताजी श्री भोला श्रेष्ठ भी इसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी के वो असिस्टेंट हुआ करते थे, फिर इंडिविजुअली भी कुछ, खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन डैडी के पास एक संदूक हुआ करता था, एक ट्रंक, क्योंकि वो किशोर अंकल के साथ भी जुड़े थे जी। तो किशोर अंकल की शूटिंग्स के बाद जो भी प्रॉप्स यूज होते थे ना, उसको एक ट्रंक में रखा गया था, और वो ट्रंक हमारे घर में था। तो मम्मी एक दिन दिवाली की सफाई कर रही थी, और उन्होंने वो ट्रंक जब खोला तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें पता नहीं कैसे एक
छोटा सा फ्रेम, फोटो फ्रेम निकला जिसमें माँ की तस्वीर थी, 2 चोटियाँ उनकी, क्लोजअप इतना, और वो मैं अगर बताऊं तो इस करके उनकी वाह। तस्वीर थी, और ये नाखून इतना लंबा, ब्लैक एंड वाइट। मैंने सब कुछ छोड़कर, शर्बानी मैं कह रही हूँ, मैं 3-4 साल की थी, मैंने वो तस्वीर उठाई और उसे पूजा घर में रखा, मंदिर में, और मैं रोज उसकी पूजा करती थी। पता नहीं क्यों मैं रोज नियम अनुसार उनकी पूजा करती थी। फिर धीरे धीरे गुनगुनाती थी घर में, गाने लगी। तो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो एक जो याद मेरे जहन में थी, मेरे मेमोरी में थी, मैंने उस याद को साक्षात, एक वो तस्वीर जो उनकी मेरे नज़रों के सामने थी, उस तस्वीर को साक्षात अपने सामने पाया मैंने। सफ़ेद साड़ी में वो अंदर आई, उन्होंने देखा, मुझे देखा और बोले सुषमा, सबसे पहले बोली, क्योंकि वो पिताजी के बहुत करीब थी, उन्हें भैया कहती थी। सीधे काली पर्स थी उनके हाथ में, पर्स वहाँ सोफे पे रखी। मैं उठी, मैंने पैर छुआ तो मुझे उन्होंने दोनों हाथों से उठाकर गले लगाकर कितनी देर वो ऐसे ही खड़ी रही। मेरे साथ मेरी मासी जाती थी और मेरी बड़ी बहन थी, मेरे मामा जी भी थे। फिर कौन आया इसके साथ, तो मासी ने, दीदी ने कहा, मुझे भैया की याद आई, इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। फिर हाथ पकड़ कर ही रखा था मेरा, और मराठी में ही बात करती थी मुझसे। कहा बैठो, चलिए गाना सीखते। और शर्बानी, मैं पता नहीं, मैं तब कुछ 11 साल की थी, पर मेरा तब से ही ना ये एक मेरे तबीयत में ना वो एक क्यूरियोसिटी थी बहुत, और सीखने की चाह। तो सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ ऐसी ही बैठी थी उनके सामने और यही सुन रही थी कि ये गा कैसे रही है, कैसे कोई इंसान ऐसा इतना परफेक्ट। इवन एट दैट एज मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल ये आया कि कैसे कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है। वो पहला गाना उनके साथ था। फिर पंचमदा ने बुलाया, जब पंचमदा के लिए गाने लगी तो यादों की बारात उसका टाइटल सॉन्ग, हाँ। मैंने और पद्मिनी कोल्हापुरी ने गाया था। जी जी। वो एक इंसिडेंट बड़ा मज़ेदार था। क्या हो कि पद्मिनी काफ़ी शॉर्ट थी हाइट में मुझसे, और दत्ता जी माँ तो एक अलग माइक पे थी, मुझे और पद्मिनी को एक माइक, तो वो बेचारी, उसकी हाइट छोटी थी, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रखा, फिर भी नहीं आ पाई मेरे हाइट तक, तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टूल रखा। अब वो प्लेटफॉर्म जो है वो टुक 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 हिल रहा था, उसका पेस ठीक नहीं था। तो बार बार माँ कह रही थी, देखो हाँ, देखो हाँ, मुझे ये ठीक। हमारे जो रिकॉर्डिस्ट थे, फिल्म सेंटर में हुई ये रिकॉर्डिंग, वहाँ अफसोस कि अब वहाँ एक पब बना हुआ है, तो वो भी तारदियों में था। तो कहा कि बाबा, कौशिक बाबा को, बाबा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो बोले डोंट वरी, इट्स ऑल ओके, ठीक हो जाएगा। अब टेक स्टार्ट हुआ, हम गा रहे हैं यादों की बारात। अब हमारा चांस आया, वो बेचारी टक 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 टक, आई एम सॉरी टू से, पर वो उसका बैलेंस मिस हुआ और वो गिर। अब गिरते गिरते भी मैंने उसको पकड़ा, बट शी वॉज ऑलरेडी हाफ वे डाउन। अब लता जी, आई एम सॉरी, माँ हमेशा राइट साइड में पेपर पकड़ कर गाती थी, अच्छा। हेडफोन भी राइट साइड में ही लगाती थी। तो वो उन्होंने वो मुड़े और मैंने उनको बच्चे की तरह खिलखिला कर हंसते हुए देखा। वो सोफे पे बैठ गई और इतना हंस रही थी, और हमारा पोजीशन कैसे, पद्मिनी यहाँ हम इस पोजीशन में, और वो हंसे जा रही थी और बोली बाबा, मराठी में बोली, बाबा ही पढ़ ली, ये गिर गई, और हंसी जा रही थी। अब उनकी हंसी देखकर हम भी हंसने लगे, वो बेचारी सीधी हो गई, अब बैठे हम तीनों हंसे जा रहे।
और फिर दादू की आवाज आई अंदर से, हो गया दीदी, शुरू करें हंसी मजाक। अरे हंसी मजाक नहीं, यहाँ कॉमेडी सीन हो गई। पंचम, चलो ठीक है, चलो चलो बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाओ। उनके ड्राइवर को बुलाया, उन्होंने बोला 2 मोटे मोटे चॉकलेट्स, बड़े बड़े चॉकलेट्स, वो कैडबरी के ना। और फिर हमने वो गाना रिकॉर्ड किया। उस वक्त भी मेरे कान बिल्कुल उनकी तरफ कि ये गा कैसे रही है, क्या करती हैं ये। और मैं हमेशा ये सोचती थी शर्बानी कि ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। क्या इनको कभी जुकाम नहीं होता? क्या इनको कभी गले में तकलीफ नहीं होती? क्या इनको कभी साइनसाइटिस, मैं उनको साइनसाइटिस थी बहुत ज़बरदस्त, फिर ये कैसे गाती है? तो ज़रूर ये कोई ज़बरदस्त टेक्निक यूज़ करती है। और मैंने आज तक ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा शर्बानी जो कंधा भी ना हिलाए, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना हो। बाद में जब वो शोज करती थी तो फिर भी हाथ उठता था, पर रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं। सामने एक ऐसे लकड़ी का एक ये होता था जिसको वो पकड़कर इस हाथ में पेपर और गाती थी, ना कोई एक्सप्रेशन, क्योंकि सामने कांच होता था। हम कैबिन में गाते थे ना जी, तो कांच था जिसके थ्रू हम हमारे अरेंजर्स को और म्यूजिशियंस को देख पाते थे। तो कांच में मैं उनका रिफ्लेक्शन देखती थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर, कोई हाव भाव नहीं, कंधा भी नहीं हिला। फिर ये सारा सब कुछ एक गाने में 3 मिनट में पूरे सिचुएशन को हमारे सामने कैसे खड़ा करती हैं। तो मैं इस कंक्लूजन पर आई, जैसे जैसे बड़ी होती गई, जैसे जैसे मैं उनको और सुना, स्टडी किया, आज भी करती हूँ कि ऐसा है शर्बनी कि कुछ लोग जो है ना वो पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म लेते हैं जी। और ये उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने जन्म लिया था किसी खास मकसद के लिए। बहुत लोग ये कह चुके हैं, लेकिन मैंने देखा है और मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि ये कुदरत के, ये मतलब माँ जो थी वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा थी, नायाब करिश्मा, जिसे देखकर कुदरत भी खुद पर नाज करता होगा कि मैंने क्या चीज़ बनाई। अब ये दोबारा नहीं बनेगी मुझसे, ये बात नहीं थी। वो तो ईश्वर है, वो क्यों नहीं बना पाता? वो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो इसी एक अपनी जो उसने क्रिएशन बनाई जिनका नाम था लता मंगेशकर, उस क्रिएशन को देख देख कर ही वो अपने आप पे इतराते थे, क्या बात है, मैंने क्या चीज बनाई। माँ सब कहते हैं वो गई नहीं, कैसे जाएंगी? बिल्कुल, वो तो हमारे बीच भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उनका गाना सुनती हूँ, थोड़ा बहुत अपने बच्चों को जिनको मैं सिखाती हूँ, सिखाने का प्रयास करती हूँ, तो मेरा गला भर आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक कलाकार दोबारा क्यों नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं समझती हूँ कि उनके रगों में खून नहीं, संगीत दौड़ता था। You know, I can keep talking about her till the day I die, till my last breath. She was, is and always be, she will always be my God. बिल्कुल दीदी। अच्छा, अगर इस वक्त हम कहें कि कोई भी एक गीत दीदी का दोहरा दे हमारे श्रोताओं के लिए, तो कौन सा गीत दोहराना चाहिए? ऐसा है शर्वनी, आज वाकई मेरा गला बहुत बैठा है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल, अगर एक लेकिन हाँ जरूर, मैं कोशिश जरूर करूंगी। मैं वही गाऊंगी जो जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। यादों
की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। हो छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। आई एम रियली सॉरी, बहुत बैठा है गला मेरा, बट कोई बात क्योंकि नहीं। ये एक बहुत मुझे लगता है मेरी तरफ से उनके चरणों पे मैं जो भी अर्पित करना चाहती हूँ, ये बहुत ही उन फूलों की एक पंखड़ी है बस। दीदी थैंक यू सो मच कि पूर्णिमा जी इतना वक्त दिया हम लोगों को। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार।